सीरियल किलर हमेशा साइको होते हैं। आज हम ऐसे साइको सीरियल किलर की बात करने वाले हैं जिसका आतंक मिड 60s में मुंबई में फैला हुआ था। मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। पूरे लोगों में, पूरे शहर में डर का माहौल होने लग गया था और उस एक शख्स को पकड़ने के लिए 2000 से भी ज्यादा पुलिस वहां पे तैनात रहती थी। वह सीरियल किलर मोस्टली ऐसे लोगों को मारता था जो फुटपाथ पर सोते थे या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। उसको लोगों को मारने का एक ही पैटर्न हुआ करता था कि वह विक्टिम के सर पे इतनी तेज और तब तक मारता था जब तक वो विक्टिम मर ना जाए। जब वो मर जाते थे तब उनकी पॉकेट से कुछ चुरा लेता था या फिर उनकी झोपड़ी में कुछ खाना होता था तो वो खा लेता था, या कोई वुमन है जिसको उसने मारा है तो उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करता था। उसने अपने जीवन में 41 से भी ज्यादा लोगों को मारा और जब वो मारता था तब ये नहीं सोचता था कि वो आगे व्यक्ति कौन है। उसमें मेल भी हो सकता था, फीमेल भी हो सकती थी, उसमें इन्फांट चाइल्ड जो 8-9 महीने के होते थे वो भी हो सकते थे। ये कहानी है साइको सीरियल किलर रमन राघव की, जो ना अंडरवर्ल्ड डॉन था, ना कोई गैंग चलाता था, ना कोई डकैत था, सिर्फ एक ऐसा साइको जिसके सर पर एनी टाइम खून सवार रहता था। तिरुनेलवेली मद्रास में 1929 में रमन राघव का जन्म हुआ। उसे और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे जैक द रिपर ऑफ इंडिया, सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थम्बी, वेलुस्वामी या साइको रमन। रमन के निशाने पे मोस्टली मुंबई की उपबस्तियां हुआ करती थी, जो नॉर्थ की उपबस्तियां थी, छोटी छोटी बस्तियां, वही उसके निशाने पर थी, जिसमें मोस्टली जो लोग सो रहे होते थे फुटपाथ पे वही लोग उसका निशाना होते थे। रमन ने ये मर्डर 2 लॉट्स में किए, जिसमें पहला था 1965 से 1966 में उसने 19 लोगों को टारगेट बनाया, जिसमें 9 लोग रियली मर गए और 10 लोग घायल हो गए। उसको तब भी वहां आवारागर्दी करते हुए देखा गया और अरेस्ट किया गया, लेकिन सबूतों की कमी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मर्डर्स का दूसरा राउंड 1968 में स्टार्ट हुआ, लेकिन तब वह बच नहीं पाया। उस वक्त क्राइम ब्रांच के हेड थे रमाकांत कुलकर्णी। उनकी टीम ने ही रमन राघव को पहचाना और अरेस्ट किया। रमाकांत कुलकर्णी एक्सपीरियंस के मामले में बहुत छोटे थे, तो काफी लोगों को ये डाउट था कि वो इतने सेंसिटिव मैटर का क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। लेकिन जब ये अरेस्ट हुआ तब रमाकांत कुलकर्णी के घर के बाहर काफी लोग इकट्ठा हुए और उन्हें प्रेज करने लगे और इस अरेस्ट को सेलिब्रेट करने लगे। जब इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ तब 2 दिन रमन कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तीसरे दिन जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कुछ चाहिए, तब उसने चिकन की डिमांड की। फिर जब चिकन उसने खा लिया उसके बाद वापस उससे पूछा कि उसको कुछ चाहिए, तो उसने वापस चिकन की डिमांड की और एक प्रोस्टिट्यूट की डिमांड की। लेकिन चूंकि वो जेल में था तो पुलिस ने इस डिमांड को डिनाई कर दिया। जब तीसरे दिन उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तब उसने हेयर ऑयल, कंघी और एक कांच की डिमांड की। जब इस डिमांड को पूरा कर दिया गया तब उसने इस ऑयल से पूरी बॉडी को मसाज किया, बालों को कंघी किया और कांच में खुद को देखने के बाद में पुलिस के सामने आके बोलता है कि बोलिए आप क्या चाहते हैं मुझसे। तब पुलिस उसको मर्डर्स के बारे में पूछती है कि सारी इंफॉर्मेशन बताए कि उसने कौन से कहां कहां पे मर्डर किए। तब उसने पुलिस को बताया कि उसने कौन से मर्डर किए और उसने वेपन्स को आर्य कॉलोनी नॉर्थ मुंबई में छुपा के रखा है झाड़ियों के पीछे। उन ऑब्जेक्ट्स में चाकू, लोहे की रॉड्स और भी कई दूसरे लोहे के भारी भारी ऑब्जेक्ट्स थे। रमन ने 41 मर्डर को मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया, लेकिन पुलिस का मानना था कि ये मर्डर 41 से भी कहीं ज्यादा थे। उसने कहा कि ये मर्डर उसने अपने मन से किए, स्वेच्छा से किए, क्योंकि उसने भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा था। जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तब रमन के लॉयर्स ने कहा कि वो एक पागल है, उसको नहीं पता है कि क्या करने से क्या होता है, उसको नहीं पता कि मर्डर एक क्राइम है और मर्डर करने से किसी को फांसी की सजा भी हो सकती है, उसको इस चीज का पता नहीं है। लेकिन पुलिस के सर्जन ने कहा कि वो परफेक्टली ठीक है और इस सारे क्लेम को डिनाई कर दिया और कहा कि उसे पता है कि क्या करने से क्या होता है। जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तब ये पता चला कि उसको किसी को भी मारने के उसके पास कोई उद्देश्य नहीं थे। जब जज ने इस केस में ऑर्डर किया तब ये कहा कि रमन एक साइको है, विकृत और भ्रष्ट मानसिकता वाला इंसान है। जो भी उसने किया है वो इंसान की सोच से परे है, विच इज फुल ऑफ क्रुएल्टी एंड ब्रुटैलिटी, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। रमन राघव ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की, लेकिन जज ने इस फांसी को एग्जीक्यूट करने से पहले ये पता लगाने को बोला कि क्या राघव सीरियसली मानसिक तौर पर बीमार है या नहीं है, और मुंबई के जनरल सर्जन को 3 साइकोलॉजिस्ट की टीम बनाकर ये पता लगाने को बोला कि क्या वह सच में मानसिक तौर पर बीमार है या नहीं। इन 3 साइकोलॉजिस्ट ने 5 इंटरव्यू लिए जो 2-2 घंटे के हुआ करते थे, जिसमें कुछ बातें अब सामने आई। उसने डॉक्टर्स को यह बताया कि उसके हिसाब से यहाँ 2 दुनिया है, जिसमें एक में कानून रहता है और दूसरे में बाकी सब लोग रहते हैं। भारत में 3 सरकारें हैं, जिसमें पहली है अकबर की सरकार, दूसरी है ब्रिटिश सरकार और तीसरी है कांग्रेस की सरकार, और ये तीनों सरकारें उसको मिलके फंसाने का काम कर रही है और इससे बचने के लिए ये सारे मर्डर्स वो कर रहा है।
एडेड मोर इन दिस, उसने कहा कि उसे सरकार ने यहाँ चोरी करने के अपराध के लिए बुलाया, लेकिन दूसरे भी इलीगल काम उससे करवाए। वह खुद को शक्ति का प्रतीक मानता था और कानून का प्रतिनिधि मानता था। उसके हिसाब से कुछ लोग उसे होमोसेक्सुअल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो होमोसेक्सुअल बन जाता है तो वो औरत बन जाएगा, लेकिन वह 100% मर्द है। और उसने ये बात चिल्ला चिल्ला के एंटायर इंटरव्यू में बोली है कि वो मर्द है, 100% मर्द है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वह बचपन से बीमार नहीं था और कुछ खास पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन बेघर था और चोरी बहुत किया करता था। जब उसे अरेस्ट किया गया तब एक उसकी सिंपल शर्ट पहनी हुई थी और खाकी कलर के शॉर्ट पहने हुए थे। उन शॉर्ट्स पे बहुत सारे खून के धब्बे थे और उसके जूते जो थे वो बहुत ज्यादा मिट्टी से भरे हुए थे। रमन राघव का केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया। ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रही कि उसने ये सारे मर्डर्स क्यों किए, इन मर्डर्स के पीछे उसके उद्देश्य क्या थे। उन तीनों साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर रमन को मानसिक तौर पर बीमार घोषित कर दिया गया। वह क्रॉनिक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त था और इस वजह से उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। पुणे की यरवड़ा जेल में 18 साल बिताने के बाद 1987 में ससून हॉस्पिटल में वह किडनी फेलियर की वजह से मर गया। उस पूरे मेडिकल टेस्ट में ये पता चला कि रमन राघव को बचपन से कोई बीमारी नहीं थी, उसके फैमिली मेंबर में भी कोई बीमार नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ चोरी करने की आदत थी और बहुत ज्यादा चोरी करने की आदत थी। उसके बॉडी पे या मस्तिष्क पे कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज नहीं थी। फिर वह साइको किलर कैसे बन गया, ये एक मिस्ट्री है। एक व्यक्ति साइको उसके बचपन की हरकतों की वजह से, उसके घर के माहौल की वजह से, जब वो एडल्ट होने के प्रोसेस में होता है तब उसके घर का माहौल कैसा होता है, उसकी जरूरतें और उसके जुनून से वो सीखता है, और कब वो हिंसक रूप ले लेता है उसको पता भी नहीं चलता है। कब ये सब चीजें उसकी आदत बन जाती है और हिंसक रूप ले लेती है और इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि वो गलत कर रहा है। और इन सब चीजों में कभी वो खुद को गलत नहीं समझता है। प्रॉब्लम यह है कि इन बीमारियों को ठीक भी नहीं किया जा सकता है। रमन राघव को जो भी उसने किया उसका कुछ भी पश्चाताप नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था। जब तक वो जेल में रहा तो उसका व्यवहार बहुत क्लियर रहा, उसने जेल में कोई हिंसा नहीं की। किसी भी बच्चे में या एडोलेसेंस में ऐसी कोई लक्षण देखते हैं तो उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी पे 2 मूवीज बनी है, जिसमें पहली है रमन राघव अ सिटी अ किलर जो श्रीराम राघवन ने बनाई है, और दूसरी है रमन राघव 2.0 जो अनुराग कश्यप ने बनाई है, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक बायो में है। और क्राइम ब्रांच ऑफिसर रमाकांत कुलकर्णी ने इस पे 2 बुक्स लिखी है, जिसमें पहली है अ फुटप्रिंट ऑन द सेंस ऑफ क्राइम और दूसरी है क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कॉप्स। फॉर मोर क्राइम स्टोरीज एंड लॉजिक बिहाइंड इट, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर न्यू सीरीज।